नमस्कार के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश और विदेश की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी में सीएम योगी के सधे और संतुलित कदमों के साथ ही हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर खुले मोर्चे की। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बीच होने जा रही जंग की। और चलते चलते बात होगी क्या ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी से नाराज है। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। यूपी में सीएम योगी के सधे और संतुलित कदम सुशासन की अवधारणा को मजबूत कर रहे हैं। प्रदेश की राजधानी में साइबर युद्ध के आयाम, बहुपक्षीय कानूनी ढांचे, फॉरेंसिक और रणनीतिक प्रतिकार विषय संगोष्ठी में सीएम योगी ने मुखर होकर इस बात की तस्दीक की। ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी की राजधानी लखनऊ में साइबर युद्ध के आयाम, बहुपक्षीय कानूनी ढांचे, फॉरेंसिक और रणनीतिक प्रतिकार विषय पर 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट चल रही है। सोमवार को समिट का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया, यही कि यूपी के सभी जिलों को नई फॉरेंसिक यूनिट्स मिलेंगी। उन्होंने यूपी पुलिस का जिक्र करते हुए कहा कि अब इनका नाम सुनकर अपराधी भागता है। साइबर अपराध में भी यही होता था। 2017 के पहले एक थाना था गौतम बुद्ध नगर जनपद में, लखनऊ में निर्माणाधीन था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में साइबर थाने की भी स्थापना की है। सभी 1587 थानों में एक साइबर हेल्प डेस्क भी दिया है। वहां पे मास्टर ट्रेनर भी उनके पास यहां से भेजे गए हैं कि जो हर जनपद में हर पुलिस कार्मिक को इसके साथ दक्ष कर सके, उसकी ट्रेनिंग उसके साथ हो सके। यह भी कार्य किया गया और अब तो प्रयास इस दिशा में हमारा चल रहा है कि हम बहुत शीघ्र एक साइबर मुख्यालय को ही बना करके, क्योंकि वर्तमान की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए न केवल साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए, बल्कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा पूरा युद्ध ही साइबर युद्ध की तरफ जा चुका था। अब फाइटर प्लेन नहीं काम कर रहे थे, अब उससे भी आगे सोच करके हमें कार्य करना होगा। अब सुपरसोनिक मिसाइल या फिर कोई ऐसा ड्रोन जो इस चुनौती को सामना कर सके, वही इसमें उपयोगी हो सकता है। और आज इस देश से हम लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पे आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजों का यहाँ पे उद्घाटन भी किया है। अभी यहाँ आने के पहले हम लोगों ने एडवांस डीएनए डायग्नोस्टिक सेंटर का यहाँ पे उद्घाटन किया है। सीएम योगी ने कहा कि 3 नए कानून लागू होने के बाद जुलाई 2024 से हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि अब 7 वर्ष से ऊपर के हर एक अपराध में फॉरेंसिक साख आवश्यक है। ये केवल एक घोषणा तक सीमित ना हो, बल्कि हर जनपद में पहले ही हम एक मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट को दे चुके हैं। जिस उत्तर प्रदेश में पहले अपराधी अपराध कर लेता था, अब वो अगर अपराध किया है तो उसको अगले 24 से 48 घंटे के अंदर पुलिस के हाथ में उसको लगना ही लगना है, वो कहीं जा नहीं सकता है। और यह स्थिति आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकसित कर ली है और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सुरक्षा के मानकों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। हमें समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा। समाज की जो डिमांड है उसके अनुरूप हमें चलना होगा। अगर हम नहीं चलेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने स्वयं के अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। अब समय गया जब उत्तर प्रदेश पुलिस भागती थी और पीछे से अपराधी या कोई दुर्दांत माफिया उसको दौड़ाता था। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम सुन करके, उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्य पद्धति को देख करके, उसके द्वारा टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करने का परिणाम है कि अब अपराधी नाम सुन करके भागता है। उसके मन में एक भय होता है, उसके मन में कानून का भय भी है और उसके मन में जीरो टॉलरेंस की उस नीति का भय भी है
जो उसको कानून के दायरे में ला करके सजा दिलाने में सहायक होता है। और जब तक यह भय नहीं होगा, एक कॉमन मैन के मन में विश्वास नहीं आप पैदा कर सकते, उसको पैदा करना है तो उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले एक साइबर थाना था, गौतम बुद्ध नगर जनपद में लखनऊ में निर्माणाधीन था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में साइबर थाने की स्थापना की गई है। सभी 1587 थानों में एक साइबर हेल्प डेस्क भी दिया है। इस अवसर पर सीएम योगी ने पद्मश्री डॉक्टर लालजीत सिंह एडवांस्ड डीएनए डायग्नोस्टिक सेंटर, एआई ड्रोन, रोबोटिक्स लैब व अटल पुस्तकालय का उद्घाटन किया। साथ ही छात्र छात्राओं को स्मार्ट टैबलेट का वितरण कर 75 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को फ्लैग ऑफ किया। बता दें कि नई फॉरेंसिक यूनिट्स होने से अपराध के बाद घटना स्थल पर साक्ष्य जुटाने और उसके जरिए पीड़ितों को न्याय दिलाने में काफी मदद मिलने के आसार है। स्पेशल एक्स के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली हम रिपोर्ट की करते हैं। देश की राजनीति में एक और मोर्चा खुल चुका है। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव में अब आमने सामने हैं। यानी तस्वीर साफ है, एनडीए बनाम इंडी गठबंधन। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये चुनाव केवल औपचारिकता भर है या विपक्ष यानी इंडी गठबंधन इसे एक राजनीतिक मैसेज के तौर पर प्रयोग कर रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। कौन है सुदर्शन रेड्डी? बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ था। आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी के अकुला मायलारम गांव में जन्म हुआ। बी सुदर्शन रेड्डी एक कृषि परिवार से ताल्लुक रखते हैं। शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 1971 में लॉ किया। 2 मई 1993 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एडिशनल जज नियुक्त किए गए। 5 दिसंबर 2005 को वे गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। वे केंद्र सरकार के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल बने। 12 जनवरी 2007 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया। वे 8 जुलाई 2011 को रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद मार्च 2013 में गोवा के पहले लोकायुक्त बने। अक्टूबर 2013 में उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया था। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इनके नाम का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि विपक्ष ने एकमत होकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नाम पर सहमति जताई है। इससे पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर फैसला लेने और उसकी घोषणा करने के लिए 10 राजाजी मार्ग पर बैठक की थी। बैठक के बाद विपक्ष ने उनके नाम का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। निर्णय लिया है और वो निर्णय यूनानिमसली हमने किया है। मुझे खुशी होती है कि सभी अपोजिशन पार्टी एक होकर एक नाम पे अगर मिल के लड़ने के लिए तैयार है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का है। क्योंकि जब कभी भी लोकतंत्र और संविधान खतरे में होता है तो अपोजिशन के लोग एक होकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। तो इसीलिए हमने ये तय कर दिया है कि इस इलेक्शन में एक अच्छे उम्मीदवार को, एक अच्छे कानूनदा आदमी को और एक अच्छे स्वभाव के जो उम्मीदवार है उसको हम खड़ा करने जा रहे हैं। वो इसलिए मैं आपके सामने 4 लाइन पढ़ूंगा। इस व्यक्ति का भी व्यक्तित्व भी मालूम होगा और
ये उनकी कार्य का आपको परिचय भी होगा। कौन है सीपी राधाकृष्णन? एनडीए के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन है। 20 अक्टूबर 1957 में तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्म हुआ। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। राजनीतिक करियर की झलक। 1974 में जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी में शामिल हुए। 1996 में तमिलनाडु भाजपा के सचिव बने। 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद बने। साल 2004 से 2007 में तमिलनाडु से भाजपा अध्यक्ष रहे। 2016 से 2020 में कॉयर बोर्ड अध्यक्ष रहे। 2020 से 2022 में केरल भाजपा प्रभारी रहे। तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल रहे। कपड़ा समिति के अध्यक्ष रहे। पीएसयू और वित्त समिति के सदस्य रहे। स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच समिति के सदस्य रहे। 2004 में यूएनजीए में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ताइवान जाने वाले पहले संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य बने। 93 दिन 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा। समान नागरिक संहिता, आतंकवाद उन्मूलन, नदी जोड़ो अभियान चलाया। संघ से उपजा सेवाभावी नेता, संसद से राज्यपाल तक की यात्रा। एनडीए का भरोसेमंद चेहरा, उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में सीपी राधाकृष्णन। इंडिया ब्लॉक की रणनीति और संदेश। ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक में उन्हें वैचारिक लड़ाई के प्रतीक के रूप में चुना है। ये एक ऐसी छवि वाले उम्मीदवार के रूप में जो राजनीतिक पृष्ठभूमि में मुक्त, न्यायप्रिय, निष्पक्ष और संविधान का सम्मान करने वाले हैं। इस मुकाबले को एक न्याय बनाम राजनीति की रणभूमि के रूप में देखा जा रहा है। 89 साल के रेड्डी गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। वे आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। साल 2007 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। खास बात यह है कि दोनों उम्मीदवार दक्षिण से हैं। रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी आंध्र प्रदेश से, जबकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन काउंटिंग भी होगी। उपराष्ट्रपति का चुनाव जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई की रात अचानक इस्तीफा दिए जाने के बाद हो रहा है। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। क्यों लगाया दांव? बी सुदर्शन रेड्डी साफ सुथरी छवि, गैर राजनीतिक व्यक्तित्व। लंबे समय तक न्यायपालिका में सेवा। गैर राजनीतिक और विश्वसनीय चेहरा पेश करना। दक्षिण भारत से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। डीएमके और टीएमसी दोनों की मांग पूरी करना। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन दक्षिण भारत से। राजनीतिक संकट, द्रविड़ दलों के लिए मुश्किल स्थिति। इंडिया ब्लॉक की चाल, रेड्डी का नाम सामने लाकर नैतिक बढ़त। टीडीपी, वाईएसआरसीपी, बीआरएस को दोबारा सोचने पर मजबूर करना। आम आदमी पार्टी का समर्थन, विपक्ष की एकजुटता को मजबूती। संविधान बचाने को विपक्ष एकजुट, खड़गे।
उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार घोषणा वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब कभी लोकतंत्र और संविधान खतरे में आता है, विपक्ष उसे बचाने के लिए एकजुट हो जाता है। इंडिया ब्लॉक के दलों ने एक साथ साझा उम्मीदवार रखने का फैसला किया है। ये निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। मुझे खुशी है कि सभी विपक्षी दल एक नाम पर सहमत हुए हैं। ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। क्या है संसद का गणित? लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 542 है, एक सीट खाली है। एनडीए के 293 सांसद हैं। राज्यसभा में 245 सांसद हैं, 5 सीट खाली हैं। एनडीए के पास 129 सांसद हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन को कुल 422 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ है। बहुमत के लिए 391 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। अगस्त 2022 में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे। वहीं विपक्षी उम्मीदवार मार्गेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट मिले थे। तब 56 सांसदों ने वोट नहीं डाला था। इंडिया ब्लॉक ने एनडीए की चाल को दी मात। आपको बता दें कि इंडिया ब्लॉक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी ऐसे चेहरे पर दांव लगाना चाहता था जिनकी विश्वसनीयता और साख सवालों से परे हो और साथ ही वो गैर राजनीतिक व्यक्ति हो। रेड्डी इस मानक पर खरे उतर रहे थे। दरअसल एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन का नाम घोषित कर द्रविड़ पार्टियों के लिए धर्म संकट की स्थिति पैदा करने की कोशिश की थी, क्योंकि दक्षिण की पार्टी होकर दक्षिण के कैंडिडेट का विरोध करना उनके लिए राजनीतिक रूप से मुफीद नहीं हो सकता था। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी का नाम पेश कर इंडिया ब्लॉक ने एनडीए की इस चाल को मात दे दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली रिपोर्ट की कर लेते हैं। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे पूर्व बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह आजकल अपने बयानों और रवैये को लेकर फिर सुर्खियों में हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद कई मौकों पर ऐसे संकेत दे चुके हैं जिससे ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी से नाराज हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। ब्रजभूषण शरण की राजनीतिक पृष्ठभूमि। ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार सांसद रह चुके हैं, 5 बार बीजेपी से, 1 बार समाजवादी पार्टी से सांसद बने। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। ब्रजभूषण की राजनीतिक छवि एक बाहुबली नेता की रही है। कई मामलों और विवादों की जानकारी सामने आती रही है। साल 2008-2009 के दौरान बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का रुख किया था, लेकिन कुछ ही समय बाद बीजेपी में वापस लौट आए। जनवरी 2023 में शीर्ष महिला पहलवानों समेत एक नाबालिग पहलवान ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अंततः पटियाला हाउस कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में दर्ज नाबालिग से संबंधित एक मामले में उन्हें बरी कर दिया। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल भूतपूर्व बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह आजकल अपने बयानों और रवैये को लेकर फिर सुर्खियों में हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और भूतपूर्व सांसद अब कई मौकों पर ऐसे संकेत दे चुके हैं जिससे ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी से नाराज हैं। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर ब्रजभूषण शरण का सपा प्रेम हो या दबी जुबान से बीजेपी की आलोचना, इस तरह के संकेत मिलते रहे हैं कि वो बीजेपी से छिटक रहे हैं। बता दें कि हाल ही के महीनों में ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए कहा था कि अखिलेश यादव धार्मिक इंसान हैं। उनके पिता मुलायम सिंह यादव हनुमान जी के सच्चे भक्त थे, श्री कृष्ण के वंशज हैं। हालांकि ब्रजभूषण शरण अच्छी तरह जानते हैं कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान राम भक्तों पर गोलियां किसके आदेश पर चलाई गई थी और साल 2014 से पहले उनको सपा क्यों छोड़ना पड़ा था। कब कड़वाहट में बदली दोस्ती, रहस्य बरकरार।
दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने बयानों और रवैयों से हलचल पैदा कर दी हो। बता दें कि साल 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट काटे जाने के बाद पूर्व सांसद ने एक तरह से पूर्व सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीएम योगी को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया था। ब्रजभूषण शरण ने कहा था कि योगी यूपी के सीएम हैं, मेरे नेता नहीं। उन्होंने अपना नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया था। हालांकि महंत अवैधनाथ के दो शिष्यों की दोस्ती कब कड़वाहट में बदल गई, इस पर रहस्य बरकरार है। अलग सियासी राह देख रहे ब्रजभूषण। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत बीजेपी और सपा के इर्द गिर्द सिमट गई है। साल 2027 की चुनावी लड़ाई भी इन्हीं दोनों दलों के बीच सिमटती हुई नजर आ रही है। बता दें कि बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचने की कवायद में अपना ताना बाना बोल रही, तो सपा वापसी की जद्दोजहद में जुट गई है। बीजेपी और सपा के बीच जारी शहमात के सियासी खेल में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए ढाल बनकर खड़े नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी जिस मुद्दे पर घेरने का ताना बाना बुनती है, उसी सियासी गुब्बारे में ब्रजभूषण शरण सिंह सुई चुभोने में जरा भी देर नहीं लगा रहे। सवाल ये है कि क्या साल 2027 के लिए ब्रजभूषण अलग सियासी राह देख रहे या फिर ये बीजेपी को पूर्वांचल में राइट टाइम करने की कवायद है। ब्रजभूषण की ये कैसी चाल। पहले बीजेपी ने कथावाचक के मुद्दे पर अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और अब पूजा पाल को सपा से बाहर किए जाने को मुद्दा बनाने में जुटी है। इन दोनों मुद्दों पर ब्रजभूषण सिंह की राय बीजेपी से बिल्कुल जुदा नजर आ रही है। ब्रजभूषण बीजेपी के सुर में सुर मिलाने की बजाय अखिलेश के पक्ष में नजर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की चायल सीट से विधायक पूजा पाल का मुद्दा गरमाया हुआ है। सपा ने विधायक पूजा पाल को सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के चलते उन्हें पार्टी से निकाल दिया। इस एक्शन को सपा नेता सही बता रहे तो बीजेपी ने अखिलेश को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी इस प्रकरण को महिला सुरक्षा और न्याय हुआ के रूप में पेश कर रही है। पूजा पाल के रूप में बीजेपी को एक ब्रांड एम्बेसडर और सपा के पीडीए का काउंटर प्लान मिल गया है। राजू पाल की हत्या के बाद सहानुभूति की जो लहर पूजा पाल के साथ बसपा से सपा की ओर शिफ्ट हुई है, अब उसका सियासी लाभ बीजेपी भी उठाने की तैयारी में है। बीजेपी सपा को ओबीसी विरोधी बताने में जुटी है। बीजेपी की रणनीति पूजा पाल के बहाने अखिलेश के सबसे बड़े फार्मूले पीडीए की हवा निकालने की है। उत्तर प्रदेश में पाल बघेल जाति की पिछड़ों में अच्छी खासी संख्या है, जो सपा के पीडीए की सियासी रीढ़ मानी जाती है। इस तरह बीजेपी अखिलेश यादव को पाल समाज का विरोधी बताने की कवायद करने में जुटी है। योगी और ब्रजभूषण के सियासी रिश्ते। वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने 5 कालिदास मार्ग गए थे। इस मुलाकात को दोनों बड़े नेताओं के बीच संबंध सुधारने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। 5 कालिदास मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास से निकलकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने मुलाकात में हुई बातों की पोल तो खोल दी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुलाकात को लेकर कुछ नहीं कहा और यहाँ तक की तस्वीरें भी जारी नहीं की। ब्रजभूषण शरण सिंह से मुलाकात को लेकर आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री ने लगभग नकार ही दिया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।